हेलो स्टूडेंट्स। तो आज करेंगे हम कुछ न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू वन डायमेंशन पोटेंशियल बॉक्स और एक्सपेक्टेशन और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। तो उससे पहले कुछ फार्मूलाज देख लेते हैं। जैसे हमने किया था पोटेंशियल बॉक्स के लिए, हमारे पास वेव फंक्शन का फॉर्मूला क्या आया था, √2/L sin n πx/L। और एनर्जी का फॉर्मूला क्या आया था, n²π²h²2m²। यहाँ पे n क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। n क्या होता है हमारे पास, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। या इसको हम एनर्जी स्टेट्स भी कह सकते हैं। सपोज अगर हम 1 पुट कर देते हैं तो हमारे पास E1 आ जाता है, E1 एनर्जी स्टेट। एंड अगर 2 पुट कर देते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4π²h²2m², मतलब सेकेंड एनर्जी स्टेट। तो ये तो हमारे पास थे दो फार्मूलाज जो हमने वन डायमेंशनल के लिए किए थे। एक और फार्मूलाज होते हैं जनरल फार्मूलाज फॉर ऑर्थोगोनल एंड नॉर्मलाइजेशन। देखो स्टूडेंट्स, हमारे पास ऑर्थोगोनल कब होता है वेव फंक्शन, या नॉर्मलाइज कब होता है। सपोज मेरे पास कोई वेव फंक्शन है ψi और ψj। अगर तो मैं क्या करती हूँ, इसका इंटीग्रेशन कर देती हूँ फ्रॉम -∞ टू ∞ ψi स्टार ψj dτ इज इक्वल टू 0। अगर तो जो हमारे पास i है वो j के इक्वल है, ठीक है। ये 1 के इक्वल भी आ सकती है इंटीग्रेशन, 0 के इक्वल भी आ सकती है। अगर तो हमारे पास i इज इक्वल टू जे है, तो i नॉट इक्वल टू जे है, तो हमारे पास क्या आएगा, 0। इसको कहते हैं ऑर्थोगोनल, कि हमारे पास जो वेव फंक्शन है ψi और ψj, ये दोनों आपस में क्या है, ऑर्थोगोनल है, ठीक है। अगर हमारे पास क्या है, जो i है वो j के इक्वल है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसको कहते हैं हम नॉर्मलाइजेशन, कि हमारे पास जो वेव फंक्शन है वो क्या है, नॉर्मलाइज्ड है। नेक्स्ट आ जाता है ये हमारे पास ऑर्थोगोनल और नॉर्मलाइजेशन की वे फॉर्मूलाज। नेक्स्ट है एक्सपेक्टेशन वैल्यू। एक्सपेक्टेशन हम वैल्यू कैसे निकालते हैं, कि हमारे पास कोई ऑपरेटर है, ठीक है, जैसे एनर्जी ऑपरेटर है या मोमेंटम ऑपरेटर है। जब हम उसको क्या करते हैं, उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है। जैसे हमने एनर्जी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाल रहे हैं, तो एक साइड हम क्या लेते हैं, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ वेव फंक्शन, बीच में जिसकी हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाल रहे हैं वो साई dτ, ठीक है। तो ये हम कैसे, ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू इस फॉर्मूला से हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक होता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ये प्रोबेबिलिटी क्या होता है, कि जब हम वेव फंक्शन जो है उसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ले लेते हैं और उन दोनों का प्रोडक्ट ले लेते हैं, उसको क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। इसको हम मोड साई का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब देखो, अगर हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है 1 आती है, इट मीन्स जो पार्टिकल है वो वहाँ पे प्रेजेंट है। अगर हमारे पास प्रोबेबिलिटी 0 आ रही है, इट मीन्स जो पार्टिकल है वो वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है उस रीजन में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, जो ये हमारे पास एनर्जी है वो ये ऑपरेटर है, ठीक है। ये इस पे ऑपरेट तभी होगा जब क्या है, ये दोनों सेम फंक्शन पे डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है। अगर ये भी फॉर एग्जांपल टाइम पे डिपेंड कर रहा है, ये भी टाइम पे डिपेंड कर रहा है, तो हमारे पास ये जो ऑपरेटर है इस पे क्या हो जाएगा, ऑपरेट हो जाएगा। अगर तो ये एक दोनों एक सेम फंक्शन पे डिपेंड नहीं कर रहे, तो हम इसको कांस्टेंट ले लेंगे, तो ये बाहर आ जाएगा। सो ये हमारे पास था प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का फॉर्मूला। तो एक बार आप सभी फॉर्मूलाज देख लीजिए। हमारे पास वेव फंक्शन का फॉर्मूला ये है फॉर वन डायमेंशन पोटेंशियल बॉक्स, एनर्जी का फॉर्मूला ये है, ठीक है। और ऑर्थोगोनल और नॉर्मलाइजेशन के लिए क्या है,
कि अगर हमारे पास जो आई है वो जे के इक्वल नहीं होगा तब ये जो इंटीग्रेशन है ये किसकी इक्वल आ जाएगी, 0 के इक्वल। तो इस कंडीशन को कहते हैं ऑर्थोगोनल। और अगर ये 1 के इक्वल आ जाता है, मतलब जब आई जे के इक्वल होगा, तो इसको क्या कहते हैं, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैसे निकालते हैं कि अगर हमारे पास कोई नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है, हम उसके लिए एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऐसे निकालते हैं, ठीक है। साई को कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ले लेते हैं, इसमें जिसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है सेंटर में वो ले लेते हैं, साई डी टाउ। और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होता है हमारे पास, साई स्टार साई, इसको हम मोड साई का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। प्रोबेबिलिटी अगर तो हमारे पास 1 आ रही है मीन्स पार्टिकल वहाँ पे प्रेजेंट है, अगर 0 आ रही है तो पार्टिकल उस रीजन में प्रेजेंट नहीं है। कई बार क्वेश्चन में हमारे पास ये नहीं दिया होता कि जो वेव फंक्शन है वो नॉर्मलाइज्ड है या नहीं है, ठीक है। अगर तो हमें क्या है, जो वेव फंक्शन है वो नॉन नॉर्मलाइज्ड है, नॉन नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन के लिए हम जो एक्सपेक्टेशन निकालते हैं, एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालते हैं, सपोज हम फंक्शन एफ टी के लिए एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाल रहे हैं, तो कैसे उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, साई स्टार एफ टी साई डी टाउ ओवर साई स्टार साई डी टाउ। कई बार ये ना हमें ऐसे भी दिया होता है फॉर्मूला, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ठीक है, फॉर नॉन नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। ये नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन के लिए और ये नॉन नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन के लिए। ओके स्टूडेंट्स, देखो अगर नॉर्मलाइज्ड होगा तो ये आपके पास वैल्यू 1 नहीं आ जाएगी, तो ये इसके इक्वल ही आ जाएगा। नेक्स्ट है कि हमारे पास जो कुछ ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे एनर्जी ऑपरेटर, मैं यहीं पे ही लिख रही हूँ। एनर्जी ऑपरेटर जो है उसकी वैल्यू क्या होती है, एनर्जी इज इक्वल टू एयोटा एच कट कर्ल बाय कर्ल टी, ठीक है। और मोमेंटम ऑपरेटर की वैल्यू होती है, अगर तो हमारे पास 1 डायमेंशनल है तो माइनस एयोटा एच कट कर्ल बाय कर्ल एक्स, ठीक है। तो ये 2 ऑपरेटर की आप वैल्यूज़ लर्न कर लो। और भी ऑपरेटर्स होते हैं हमारे पास, जैसे कि हमारे पास एक आइडेंटिटी ऑपरेटर होता है। आइडेंटिटी ऑपरेटर में क्या है स्टूडेंट्स, कि अगर हम आइडेंटिटी ऑपरेटर को वेव फंक्शन साई पे ऑपरेट करते हैं तो हमारे पास कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सेम वैसे ही वेव फंक्शन आ जाता है। एक होता है पैरिटी ऑपरेटर, पैरिटी ऑपरेटर को पाई से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो जब हम इसको वेव फंक्शन साई पे ऑपरेट करते हैं, यहाँ तो हमारे पास क्या आ जाता है, देखो 2 टाइप्स की पैरिटी होती है, एक इवन पैरिटी एक ऑड पैरिटी। अगर तो हमारे पास जो है यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं आ रहा है, जब हम इवन पैरिटी, उसको क्या कहते हैं, इवन पैरिटी, कि हमारे पास वेव फंक्शन सेम आ रहा है, यहाँ पे कोई नेगेटिव साइन नहीं आ रहा है, तो ये क्या होती है हमारे पास इवन पैरिटी। ऑड पैरिटी में क्या है कि हम जब इसको ऑपरेट करते हैं साई पे, हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाता है, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास ऑड पैरिटी। नेक्स्ट मोमेंटम ऑपरेटर, मैंने अभी बताया मोमेंटम ऑपरेटर। तो इसकी वैल्यू क्या आती है, माइनस एयोटा एच कट कर्ल बाय कर्ल एक्स ऑन वेव फंक्शन साई, ठीक है। तो ये कैट स्टेट के लिए मैं अभी आपको बताती हूँ कैट और ब्रा स्टेट क्या होती है, ठीक है। एनर्जी ऑपरेटर भी है, इसको एच से डिनोट करते हैं, ठीक है। एच मीन्स हैमिल्टोनियन, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, एनर्जी। तो एयोटा एच कट कर्ल बाय कर्ल टी साइन।
ओके, एक होता है हमारे पास लैप्लेशियन ऑपरेटर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लैप्लेशियन ऑपरेटर, इसको डेल स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं। जब हम इसको वेव फंक्शन साई पे ऑपरेट करते हैं, इसका मतलब डेल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, कर्ल स्क्वायर बाय कर्ली एक्स स्क्वायर। तो साई प्लस कर्ली स्क्वायर बाय कर्ली वाई स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर साई बाय कर्ली जेड स्क्वायर। तो ये होता है हमारे पास डेल ऑपरेटर। एक होता है पोजीशन ऑपरेटर, ओके स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास क्या है, पोजीशन ऑपरेटर। ये मतलब पोजीशन सिंपली मल्टीप्लाई हो जाती है वेव फंक्शन के साथ। तो ये थे हमारे ऑपरेटर्स। अब मैं आपको बता देती हूँ कैट स्टेट क्या होती है और ब्रा स्टेट क्या होती है। देखो साई आई क्या रिप्रेजेंट करती है, हमारे पास वेव फंक्शन कोई स्टेट है, ठीक है, वेव फंक्शन की। तो जब हम क्या लेते हैं, इसको ऐसे रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं कैट स्टेट में, ठीक है। ये सिंपली क्या है, ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, कैट स्टेट। देखो जब हम इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लेंगे, साई स्टार ले लेंगे, तो साई स्टार को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ब्रा स्टेट से। इसका सिंपली मतलब यही होता है, ठीक है। जो ब्रा स्टेट है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। तो हमने नॉर्मलाइजेशन कंडीशन पढ़ी है कि अगर हमारे पास क्या है, जो आई यहाँ पे जो वेव फंक्शन है दोनों जो वो सेम है आई आई, तो हमारे पास क्या आ जाता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं साई आई स्टार, साई आई, क्योंकि साई आई स्टार क्या रिप्रेजेंट करता है, ब्रा स्टेट। ये कैट स्टेट है डी टाउ, ये किसकी इक्वल होती है, 1 की इक्वल, ठीक है, क्योंकि आई और आई दोनों सेम है। तो इसको क्या कहते हैं, नॉर्मलाइजेशन। और ऑर्थोगोनल में क्या होगा, सपोज ये साई आई है, ये साई जे है, ठीक है। ब्रा स्टेट में क्या है, साई आई, तो इसका क्या ले लेंगे, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। ये क्या है, साई आई स्टार, और साई जे कैट स्टेट में तो ये सिंपली साई जे डी टाउ। तो आई जे के इक्वल, ये दोनों सेम नहीं है, तो ये किसकी इक्वल आता है, 0 के इक्वल। इसको कहते हैं ऑर्थोगोनल स्टेट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास हो गए नॉर्मलाइजेशन और ऑर्थोगोनल। देखो एनर्जी हमारे पास किसकी इक्वल होती है, एनर्जी जो है टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की इक्वल होती है। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, P²/2m, ठीक है। तो P² क्या होता है, P की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, -AOTA h⁻⁻⁰ तो अगर P² करेंगे तो इसका स्क्वायर कर लो, -AOTA h⁻⁻⁰ का स्क्वायर, ये आ जाएगा -h²⁻⁻⁰ तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, -h²⁻⁻⁰/2m, ठीक है। ये तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, -h²/2m एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ∇² प्लस v, ठीक है। तो इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू हम कैसे लिख सकते हैं, -∞ to ∞ साई स्टार ∇², जिसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है वो सेंटर में ले लो, डी टाउ, प्लस इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू -∞ to ∞ साई स्टार v साई डी टाउ। तो ये हमारे पास, अगर हम यहाँ पे ये निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास कुछ फार्मूलाज थे। अब इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे। फर्स्ट न्यूमेरिकल है, ए पार्टिकल इज़ मूविंग इन 1 डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स ऑफ इनफाइनाइट हाइट ऑफ विड्थ 25 एंगस्ट्रॉम। एक 1 डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स है, उसमें पार्टिकल मूव कर रहा है और उसकी इनफाइनाइट हाइट है और पोटेंशियल बॉक्स की विड्थ कितनी है, 25 एंगस्ट्रॉम। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है पार्टिकल की विद इन एन इंटरवल ऑफ 5 एंगस्ट्रॉम एट द सेंटर ऑफ द बॉक्स, सेंटर ऑफ द बॉक्स पे, ठीक है।
व्हेन इट इज़ इन इट्स स्टेट ऑफ लीस्ट एनर्जी, जब पार्टिकल क्या है अपनी लीस्ट एनर्जी की स्टेट में है। देखो 1 डायमेंशन पोटेंशियल बॉक्स है तो वेव फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई, √2/L साइन n πx/L। ठीक है, तो लीस्ट एनर्जी की स्टेट में, लीस्ट एनर्जी मतलब ये ग्राउंड स्टेट में, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो हमारे पास साई क्या आ जाएगा √2/L साइन πx/L। अब देखो स्टूडेंट्स, जो सेंटर, जो हमने प्रोबेबिलिटी कहाँ फाइंड करनी है पार्टिकल की, सेंटर ऑफ द बॉक्स पे। सेंटर ऑफ द बॉक्स पे जो x होगा, देखो लेंथ विड्थ कितनी है 0 से लेके L तक, सेंटर ऑफ द बॉक्स में जो x की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी हमारे पास L/2। तो यहाँ पे हम x की वैल्यू क्या पुट कर देंगे L/2। तो हमारे पास वेव फंक्शन क्या आ जाएगा √2/L साइन पाई L/2/L। ठीक है, हमने क्या फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, साई स्टार साई, इसको मोड साई का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो इसका स्क्वायर ले लो √2/L साइन पाई L/2/L का स्क्वायर। ठीक है, तो L से L कैंसिल ही हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा √2/L साइन π/2 का स्क्वायर, और साइन π/2 1 होता है, मतलब √2/L का स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 2/L। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई हमारे पास 2/L। तो बट हमने कहाँ पे देखनी है, इंटरवल ऑफ 5 एंगस्ट्रॉम पे। ठीक है, x इंटरवल में हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या होगी, डेल x चेंज इन x, कितना चेंज आया x में, तो हमारे पास हम डेल x निकाल लेंगे, ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी बाय, ठीक है सॉरी, हमारे पास यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, हमारे पास साई स्क्वायर क्या है 2/L। ठीक है, डेल x। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास L कितना दिया हुआ है 25 एंगस्ट्रॉम, और हमें इंटरवल कितना दिया है, कितने इंटरवल पे फाइंड करना है 5 एंगस्ट्रॉम। तो इसको लिख लो 25 × 10⁻⁻10, इसको लिख लो 5 × 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर दो, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी जो आ जाएगी 2/L की वैल्यू है 25 × 10⁻⁻10, और डेल x की वैल्यू है 5 × 10⁻⁻10। ये तो कैंसिल हो गए। ठीक है, सो 2/5, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.4। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई हमारे पास 0.4। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल। सेकंड न्यूमेरिकल है, ए प्रोटॉन और ए न्यूट्रॉन इन ए न्यूक्लियस कैन रफली बी रिगार्डेड एज ए पार्टिकल इन ए बॉक्स। द surface of the nucleus plays the role of the wall of the box, and proton moves more or less freely between the walls. When the energy released, what is the energy released when a particle makes a transition from the first excited state to the ground state of a box of nuclear size, that is 1.0 × 10⁻14 मीटर। देखो जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है न्यूक्लियस में, हम उसको ऐसे मान लेते हैं कि एक पार्टिकल है बॉक्स के अंदर। जो न्यूक्लियस की वॉल्स हैं वो क्या है हमारे पास, जो न्यूक्लियस है वो कैसे रोल प्ले करता है कि जो वॉल्स हैं बॉक्स की, और प्रोटॉन उस वॉल्स में क्या करता है, मूव करता है। व्हाट इज़ द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन ए पार्टिकल मेक्स ट्रांजिशन फ्रॉम द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट टू द ग्राउंड स्टेट। कितनी एनर्जी रिलीज़ होगी जो पार्टिकल जो है वो ट्रांजिशन करता है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट की तरफ। तो हमें न्यूक्लियर साइज़ जो है बॉक्स का
ठीक है, 1.0 इंटू 10⁻⁻14 मीटर। देखो स्टूडेंट्स, हमें जो ये दिया हुआ है न्यूक्लियर साइज़, मतलब ये हमें रेडियस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1 इंटू 10⁻14 मीटर। देखो जो हमारे पास मास है, ठीक है, मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, प्रोटॉन की बात करें तो हम प्रोटॉन का मास लेंगे 1.67 इंटू 10⁻27 kg। ठीक है, तो जो हमारे पास एनर्जी का फॉर्मूला होता है वन डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स के लिए, कितना होता है वो En इज इक्वल टू n² π² h²/2ma²। ठीक है, हम किसके लिए देख रहे हैं, ग्राउंड स्टेट के लिए, तो हमारे पास n की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। ठीक है, तो E किसकी कल आ जाएगा π² h²/2ma²। देख, अब जो पार्टिकल है वो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट की तरफ जा रहा है। तो हमारे पास पोटेंशियल में क्या होता है, n इज इक्वल टू 1 2 3। 1 क्या होती है हमारे पास ग्राउंड स्टेट, n इज इक्वल टू 2 क्या होता है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, n इज इक्वल टू 3 क्या होता है सेकंड एक्साइटेड स्टेट। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए n किसके इक्वल आ जाएगा 2 के इक्वल। सो यहाँ पे 2 का स्क्वायर π² h²/2ma²। तो हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू, ये 4 π² h²/2ma²। ठीक है, देखो यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी π² h² की हमारे पास वैल्यू होती है 1.05 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, 2 मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 इंटू 10⁻27। और ए क्या है हमारे पास, जो रेडियस है वो विड्थ की तरह एक्ट कर रहा है। ठीक है, क्योंकि हमने बताया ना कि जो वॉल्स है न्यूक्लियस की वो बॉक्स की वॉल के जैसे रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो ये हमारे पास जब इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 3.3 इंटू 10⁻13 जूल। इसको 4 से यहाँ पे इसकी वैल्यू आ गई इतनी, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हमारे पास आ जाएगा 13.2 इंटू 10⁻13 जूल। तो हमने एनर्जी रिलीज़ निकालनी है। एनर्जी रिलीज़ कैसे निकालेंगे, E2 - C1। ठीक है, उतनी एनर्जी रिलीज़ हुई होगी जब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट की तरफ आया होगा। कितनी लूज़ की है एनर्जी, ठीक है, -3.3 इंटू 10⁻13 जूल। तो ये हमारे पास आ जाएगा 9.9 इंटू 10⁻13 जूल। हम इसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी चेंज कर सकते हैं। तो इसको क्या करना है हमें पता है, ठीक है, इसको 1.6 इंटू 10⁻23 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। ठीक है, अगर हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करना है तो 1.6 इंटू 10⁻19 जूल से डिवाइड करें। बट यहाँ पे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो -6 और हमारे पास यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, तो -23 बन जाएगा। 1.6 इंटू 10⁻23 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 6.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके जी, तो इतनी एनर्जी हमारे पास क्या होगी, रिलीज़ होगी। नेक्स्ट है, ए पार्टिकल इज़ कन्फाइंड टू ए वन डायमेंशनल infinite potential of width 0.2 nanometer. It is given that where the energy of the particle is 230 electron volt, its eigen function has 5 antinodes. Find the mass of the particle and show that it can never have energy equal to 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, देखो हमारे पास क्या है, एक पार्टिकल है, उसको वन डायमेंशनल इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल्थ और विड्थ 0.2 नैनोमीटर। ठीक है, इतने एक पोटेंशियल बॉक्स है, उसमें है वो
जिसकी विड्थ कितनी है 0.2 नैनोमीटर। जो उसकी एनर्जी है इट इज़ गिवन दैट द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, एनर्जी कितनी दी हुई है पार्टिकल की 230 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इट्स आइगन फंक्शन हैज़ 5 एंटीनोड्स, जो उसका आइगन फंक्शन है उसके 5 एंटीनोड्स हैं। ठीक है, ये हमें ग्राउंड स्टेट एनर्जी दी हुई है 230 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमने मास फाइंड करना है पार्टिकल का। ठीक है, हमने ये शो करना है कि जो पार्टिकल है उसकी एनर्जी कभी भी 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इक्वल नहीं हो सकती। देखो हमारे पास जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी दी हुई है E1 दी है 230 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है जी, अब हमें क्या है जो आपको यहाँ पे दिया है, इट्स आइगन फंक्शन हैज़ 5 एंटीनोड्स। अगर 5 एंटीनोड्स है इट मीन्स जो n की वैल्यू क्या है 5 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये किसके इक्वल होता है 5 स्क्वायर पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर बाय 2m स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे 5 n की वैल्यू क्या है 5, तो n स्क्वायर क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर, और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, ये पूरा क्या होता है E1, तो ये क्या आ गया 5 स्क्वायर E1 के इक्वल आ गया। ओके जी, और ये किसके इक्वल दिया हुआ है हमें 230 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल दिया हुआ है। स्टूडेंट्स ये E1 230 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं है, ये इसकी वैल्यू है। ठीक है, 230 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो यहाँ से हम E1 निकाल लेंगे। E1 क्या आ जाएगा 230 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय 25, तो ये आ गया हमारे पास, इसकी वैल्यू आ जाएगी 9.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इसको अगर हमने जाउल में चेंज करना है तो ये आ जाएगा 9.2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹ जाउल, क्योंकि हमारे पास सभी जो वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास क्या है ऐसे सिस्टम में है, तो हम क्या ले लेंगे फिर यहाँ पे जाउल में ले लेंगे एनर्जी। तो ये आ गया हमारे पास 14.7 इंटू 10⁻⁹ जाउल। और हमारे पास जो विड्थ दे रखी है कितनी दे रखी है, मतलब L की वैल्यू दे रखी है 0.2 नैनोमीटर। इसको भी मीटर में चेंज कर लो, 0.2 इंटू 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, या इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻⁻ मीटर। अब हमारे पास E1 का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने अभी बताया। E1 का फॉर्मूला है n की जगह क्या आ जाएगा 1, तो पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर बाय 2m l स्क्वायर। ठीक है, m निकालना है हमने, तो यहाँ से m क्या आ जाएगा, m को इधर ले जाओ, पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर बाय 2l स्क्वायर E1। ओके जी, इसमें वैल्यूज़ पुट कर दो। पाई स्क्वायर की वैल्यू 3.14 का स्क्वायर, और h कट का स्क्वायर आ जाएगा 6.6 या 1.05 ले लो आप, 1.05 इंटू 10⁻⁻34 जाउल सेकेंड का स्क्वायर बाय 2 L स्क्वायर। L की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 10⁻⁻10 का स्क्वायर, और E1 की वैल्यू हमने निकाली है 14.7 इंटू 10⁻⁹ जाउल। तो ये हमारे पास E1 क्या आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो E1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 9.3 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है, तो ये हमारे पास E1 की वैल्यू आ जाएगी। तो हमें En जो है वो दिया हुआ है 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, सपोज हम En मान लेते कि nth जो एनर्जी है वो कितनी है 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम यहाँ पे n स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास En बाई E1। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे मैंने 5 स्क्वायर निकाला है, 5 स्क्वायर है। ठीक है, इसको मान लो n क्या है 5, En 5, तो ये जो है यहाँ पे ये E1 है, तो ये इधर डिवाइड हो जाएगा तो n स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली ये वाला रिलेशन है। ठीक है, तो ये हमें क्या दिया 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब 10⁻3, और E1 की वैल्यू है 9.2, तो हमारे पास n क्या आ जाएगा 10.4। तो ये जो n की वैल्यू आ रही है
ठीक है, वो 10.4 आ रही है। तो ये एक कोई इंटीजर नहीं है, इंटीजर वैल्यू नहीं है। तो हमें पता है कि यहाँ पे क्या होनी चाहिए, इंटेग्रल वैल्यू होनी चाहिए, तभी ये एनर्जी क्या होती है, परमिटेड होती है। तो कोई हमारे पास इंटीजर वैल्यू नहीं आ रही, इट मीन्स ये एनर्जी परमिटेड नहीं है, इतनी एनर्जी कभी भी नहीं हो सकती है। ठीक है, ये सिंपल ही है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लोवेस्ट एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग इन ए वन डायमेंशनल फोर्स, ठीक है, फोर्स फ्री रीजन ऑफ लेंथ 4 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, कि हमने लोवेस्ट एनर्जी निकालनी है इलेक्ट्रॉन की जो वन डायमेंशनल फोर्स फ्री रीजन में मूव कर रहा है, जिसकी लेंथ कितनी है, 4 एंगस्ट्रॉम। तो हाँ, इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। और हमें विड्थ दे रखी है 4 एंगस्ट्रॉम, मतलब 4 इंटू 10⁻10 मीटर। एनर्जी की हमारे पास पोटेंशियल बॉक्स में वैल्यू क्या आती है, n² π² h²/2ma²। ठीक है, तो इसमें h की वैल्यू पुट कर लो, h/2 पाई, तो आ जाएगा n² π² h²/4 पाई, 4 π² इंटू 2ma²। π² से π² कैंसिल हो गया, तो ये आ गया हमारे पास n² h²/8ma²। ठीक है, हमें क्या है, लोवेस्ट एनर्जी निकालनी है। तो मतलब लोवेस्ट एनर्जी कहाँ पे होती है, ग्राउंड स्टेट में, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। ठीक है, तो एनर्जी h²/8ma²। वैल्यूज़ पुट कर दो, h की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻34²। ठीक है, 8, मास कितना दिया है, 9.1 इंटू 10⁻31। और L की वैल्यू क्या है, A की जगह क्या है हमारे पास, L। ठीक है, तो 4 इंटू 10⁻10 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास कैलकुलेट करके आ जाएगा, एनर्जी आ जाएगी हमारे पास 0.376 इंटू 10⁻18 जूल। ओके।